हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स स्टार्ट करने से पहले मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले चैप्टर 4th पढ़ा था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इस चैप्टर में हमने शेप्स, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स और पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। और आज इस चैप्टर 5th में हम उन्हीं शेप्स और उनसे कुछ एक्स्ट्रा शेप्स की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने 4th चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप 4th चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना 5th चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट क्या होता है। जब हम अपने किसी लाइन को दो एंड पॉइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं या दो पॉइंट्स के बीच में जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा होता है लाइन सेगमेंट। अब देखते हैं कि हमारे पास लाइन सेगमेंट मेजर करने के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं हमारी लाइन सेगमेंट की जो मेजरमेंट आती है उस यूनिक नंबर को हम लेंथ से डिनोट करते हैं। जैसे कि द मेजरमेंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ, राइट। तो हम अगर किसी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे मैंने ये PQ लाइन सेगमेंट बनाई 3 सेंटीमीटर की, तो मैं क्या बोलूंगी कि PQ की लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारी वो यूनिट हो गई जिसके बेसिस पर हम किसी की लंबाई बताते हैं। अब चलिए कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जस्ट आप देख के बता सके कि आपका कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा यानी कि लंबा है। जैसे यहाँ पर आपको दो लाइन सेगमेंट दिख रहे होंगे, 1, 2। 1 है AB लाइन सेगमेंट और 2 है CD लाइन सेगमेंट। और इन दोनों को सिर्फ देख के आप ये बता सकते हैं कि AB जो है वो लेंथ में CD से ज्यादा है, यानी AB की लंबाई CD से ज्यादा है। इस केस में तो हमने ये देखकर बता दिया, बट हर बार हमारा ये जजमेंट सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइंस आपको एग्जैक्ट सेम लेंथ की दिखें बट वो सेम लेंथ की ना हो। तो ये जो एक ऑप्शन है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ये हर बार सही जजमेंट दे ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग करने के लिए आपको करना क्या है कि मार्केट में स्टेशनरी की शॉप में आपको एक ट्रेस पेपर मिलेगा। आप उस ट्रेस पेपर को इस लाइन CD लाइन के ऊपर रख के इस लाइन को उस ट्रेस पेपर पर जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही सेम लेंथ की लाइन आप ट्रेस पेपर पर ड्रॉ करें। और फिर ड्रॉ करने के बाद उस ट्रेस पेपर को AB लाइन के ऊपर रखें। C की पोजीशन A के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से आप उस ट्रेस पेपर को इसके AB लाइन के ऊपर रखें कि आपके दोनों एंड पॉइंट्स, ये वाला और ट्रेस पेपर पे जो एंड पॉइंट होगा C का, वो एक पोजीशन पे आए। तो आप देखेंगे कि आपको AB की लेंथ AB की लेंथ CD से ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाई देगी। तो ट्रेस पेपर के थ्रू भी हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी कौन सी लाइन लेंथ में बड़ी है। लेकिन जैसे पिछले ऑप्शन में था हमारे साथ, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सही जजमेंट मिले, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रेस पेपर पर लाइन ड्रॉ करते टाइम आपसे थोड़ी बहुत चूक हो जाए और वो लाइन ठीक से ड्रॉ ना हो। तो चलिए अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर।
तो सबसे पहले देखते हैं रूलर। रूलर जिसे कि हम नॉर्मली अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं और जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्केल भी बोलते हैं। स्केल का यूज करके भी हम अपनी लाइन की मेजरमेंट ले सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये मेरी एक लाइन है ए बी, मैंने इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर अपने रूलर का स्टार्टिंग पॉइंट रखा और जो एंड पॉइंट है वो 6 पोजीशन पर कहीं लाई कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूं कि मेरी ए बी लाइन 6 सेंटीमीटर की है। तो आपको करना क्या है कि आपकी जो लाइन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट रखिए और उसके बाद चेक करिए कि बी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। जैसे इस केस में बी लाई कर रहा है कहाँ? 6 पर। तो मेरी लाइन की मेजरमेंट क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम अपनी लाइन को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग रूलर। अब देखते हैं डिवाइडर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, इसे हम कहते हैं डिवाइडर, जिसके बोथ साइड पर एक पॉइंटेड टिप है। हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करके अपनी लाइन ए और बी के दोनों एंड पॉइंट्स पर रखते हैं, एक पिन ए पॉइंट पर और एक पिन बी पॉइंट पर। फिर इस डिवाइडर को बिना हिलाए हम सेम को हम कहाँ रखते हैं? अपने रूलर यानी स्केल के ऊपर। अब जब आप स्केल के ऊपर रखेंगे तो इसकी फर्स्ट टिप स्केल के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी और सेकंड टिप जहां पर भी आप जितनी आपकी लेंथ है लाइन की उस पॉइंट पर कहीं लाई करेगी। जैसे इस केस में ए बी के ऊपर जब हमने डिवाइडर रखा और उसके बाद डिवाइडर को स्केल पर रखा तो स्केल के अकॉर्डिंग हमारी इस ए बी की लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो स्टार्टिंग पर है और सेकंड टिप कहाँ आ रही है? 5 के ऊपर। तो हमारी ए बी की लेंथ कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे जिनके थ्रू हम लाइन को कंपेयर कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। और इन तीनों ऑप्शंस में जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है हमारा वो है बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, क्योंकि इनका यूज करके हम लाइन को ऑलमोस्ट एक्यूरेटली यानी कि 100% एक्यूरेट लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट की। इसीलिए आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लाइन की लेंथ मेजर करनी हो तो रूलर या डिवाइडर का यूज ही करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल एंड इट्स टाइप। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि दो लाइन सेगमेंट्स जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वहां पर वो एक एंगल क्रिएट करते हैं, यानी कि ये लाइन ए बी ए सी से कितना दूर है वो पता चलता है हमारा इनके एंगल से। अगर दो लाइन एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो उन दो लाइन के बीच में क्या फॉर्म होता है? एंगल। अब एंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं वो हम यहां देखते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल रिफर्स टू 90 डिग्री एग्जैक्टली। अगर दो लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये स्ट्रेट लाइन, अगर दो लाइन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जैसे ये है ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये एंगल जो कि 90 डिग्री का है, अगर दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और अपने 90 डिग्री के एंगल को शो करने के लिए हम इस तरीके से एंगल बनाते हैं। नॉर्मल एंगल हम ऐसे आर्क के थ्रू बना लेते हैं, लेकिन 90 डिग्री के एंगल को शो करने के लिए हम इस तरीके से एक एल शेप ड्रॉ करते हैं। तो अगर दो लाइनें ज्वाइन होने के बाद 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर दो लाइन मिलकर एक एंगल बनाती हैं जिसे हम 90 डिग्री बोलते हैं,
अब यहाँ पर क्या है कि एक एंगल हमारा ये और एक एंगल हमारा ये, यानी अगर हम किसी लाइन के एक पॉइंट से स्टार्ट होके सेमी सर्कल बनाते हुए उसी लाइन के किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचे, जैसे कि ये एक लाइन है, इस लाइन के अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर कर मैं इस पॉइंट पर जाऊं तो ये जो एंगल बनेगा ये होता है 180 डिग्री, और इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। तो a straight angle changes the direction to point the opposite way. It's look like a straight line. जैसे इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ खड़ा है तो उसका फेस किस साइड होगा, इस साइड, और वो यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करते हुए यहाँ आके खड़ा हो जाए तो उसकी पोजीशन किस साइड होगी, इस साइड। तो यही इस स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर कोई अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट साइड पे पहुंच जाए तो वो एंगल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब है जैसे अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट होकर और घूमकर वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊं तो ये एक कंप्लीट एंगल होगा। और कंप्लीट एंगल का मेजर क्या होता है, 360 डिग्री। चलिए अब कुछ एंगल्स के बारे में और देखते हैं। एक्यूट एंगल, जैसे कि अभी तक हमने राइट एंगल देखा जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल देखा जो 180 का होता है, और कंप्लीट एंगल देखा जो कि 360 डिग्री का होता है। लेकिन इन तीनों के अलावा भी तो एंगल के और मेजरमेंट्स हो सकते हैं। कोई एंगल 90 से छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि ये 60 डिग्री का एंगल है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पर ये जो लाइन है ए बी और ए सी, इनके बीच में एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको क्या मैं बोलूंगी, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो एंगल whose measure is less than 90 degree is called an acute angle। तो ऐसे जितने भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। वो एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे मेजर के होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब जैसे एक्यूट एंगल जिनका मेजर लेस देन होता है 90 डिग्री से, एक्यूट एंगल जिनका मेजर लेस देन होता है 90 डिग्री से, सेम उसी तरीके से वो एंगल्स जो 90 डिग्री से ग्रेटर हैं पर 180 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर एंड लेसर देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल whose measure is greater than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle। राइट, अब चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं बट लेस देन होते हैं 360 डिग्री से, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे इस लाइन को देखिए ए बी और बी सी, अब ए और बी सी के बीच में 90 डिग्री से ग्रेटर एक एंगल बन रहा है जो ये वाला है, लेकिन उसके अपोजिट में अगर हम दूसरे डायरेक्शन से देखें तो यहां से भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है जो कि 180 से ज्यादा है बट कंप्लीट 360 से छोटा है। तो ऐसे एंगल्स जो 180 से ग्रेटर हैं और 360 से लेसर हैं उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल बन रहा है जो कि है 220 डिग्रीज का। तो ये तो बात हुई हमारी एंगल्स और उसके टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मेजरिंग एंगल्स, कि आखिर
हम एंगल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक डी शेप का कुछ दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ये भी आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा, प्रोटेक्टर, या इसे हम जनरल लैंग्वेज में डी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए। जैसे हमने लाइन सेगमेंट मेजर करने के लिए रूलर और डिवाइडर का यूज किया, सेम उसी तरह हम एंगल मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर यूज करते हैं। अब देखिए, इस प्रोटेक्टर में 0 से लेकर और यहाँ पर 180 डिग्री तक अलग अलग एंगल्स और लाइंस दी हुई हैं। 0 से लेकर 180 डिग्री तक आप देख रहे होंगे, 0 से लेकर 180 डिग्री तक लाइंस दी हुई हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एंगल कितने डिग्रीज का है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ आपको एक ABC दिखाई दे रहा होगा, जिनके बीच में एंगल है, एंगल ABC। अब अगर मुझे इस एंगल को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगी, इस प्रोटेक्टर को हमें इस तरीके से प्लेस करना है कि इसकी ये वाली स्ट्रेट लाइन किसी एक लाइन, जैसे कि ये BC लाइन के एकदम ऊपर आए, एकदम ऊपर प्लेस हो, और उसके बाद A लाइन जिस भी एक पॉइंट पर लाई करेगी वो होगा उसका एंगल। जैसे BC 0 पर है और AB किस पर है, 40 डिग्री पर, तो हमारा ये एंगल कितना हुआ, 40 डिग्री का। स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। डिफरेंट एंगल्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने के बाद डी की हेल्प से उनको मेजर करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको इसको मेजर करने की एक प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, जैसे हमारी एक लाइन है ये AB और एक लाइन है C और D। अगर कोई एक लाइन जैसे कि CD किसी दूसरी लाइन जैसे कि AB को इंटरसेक्ट करे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उनके बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री, तो जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए, जैसे ये AB लाइन को मैंने इंटरसेक्ट किया किससे, CD लाइन से, और उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो CD और AB हमारी परपेंडिकुलर लाइंस हुई। जैसे when two lines intersect and the angle between them is right angle, then the lines are said to be परपेंडिकुलर। अब जैसे यहाँ पर AB और CD परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइंस को शो करने के लिए मैं इस तरीके का एक सिंबल यूज करती हूँ। ये सिंबल हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस शो करने के लिए, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, AB is perpendicular to CD, या फिर CD is perpendicular to AB। तो इसका मतलब ये है कि AB और CD आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे हमने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में देखा, तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा होगा दो लाइंस के बीच में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, अगर कोई एक लाइन जैसे कि ये वाली लाइन मेरी NL, अगर ये वाली लाइन NL इंटरसेक्ट करती है किसको, AB को, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हुई। लेकिन अगर इंटरसेक्ट होने के बाद, मतलब जब NL ने AB को इंटरसेक्ट किया, तो AB टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक AM और एक MB। तो अगर
कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे और उसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, तो ऐसे केस में उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे AB को इंटरसेक्ट किया किसने? NL ने, और NL ने जब जिस पॉइंट से AB को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हुआ M, और जो लेंथ है AM और MB की वो इक्वल है, यानी कि NL ने AB को 2 इक्वल हाफ्स में कट किया। तो ऐसे केस में हम NL को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो डेफिनेशन देखिए, when any perpendicular line cuts another into two equal halves, then the lines are said to be perpendicular bisector. right? तो चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल। जैसे कि हमने ट्राइंगल के बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ पॉलीगन which has three sides. Triangle is a polygon which has three sides. अब ट्राइंगल्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ट्राइंगल्स को नेमिंग प्रोवाइड करने के लिए हम दो ऑप्शन यूज करते हैं। फर्स्ट, नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, कि साइड्स के हिसाब से हम ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं, या नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, या फिर एंगल्स के हिसाब से हम ट्राइंगल्स की नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स, कि साइड्स के हिसाब से हम ट्राइंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्केलन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग all three unequal side is called as scalene triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जैसे कि AB, BC और AC, जिसकी तीनों साइड्स AB है हमारी 4 सेंटीमीटर, AC है 3 सेंटीमीटर और BC है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हों, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए ये ट्राइंगल है A, B एंड C। इस ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे कि हमारी दो साइड्स AB और AC 5 सेंटीमीटर की हैं और एक साइड BC 6 सेंटीमीटर की है। तो हमारे ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें दो साइड्स इक्वल हों उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। दैट इज a triangle having two equal sides is called an isosceles triangle. Next is equilateral triangle. जैसे कि इसका नाम बता रहा होगा equilateral. Yes, अगर आपका कोई ट्राइंगल A, B और C, और इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स एग्जैक्टली सेम लेंथ की है, यानी कि AB भी 6 है, AC भी 6 है और BC भी 6 है, तो ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट इज अ ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, ये ट्राइंगल्स हमने देखे नेमिंग बेस्ड अपॉन द साइड्स, कि अगर तीनों साइड्स अलग अलग डायमेंशंस की हैं, अलग अलग लेंथ की हैं, तो वो होंगे हमारे स्केलन ट्राइंगल। अगर दो साइड्स सेम लेंथ की हैं तो वो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर तीनों साइड्स सेम लेंथ की हैं तो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब बात करते हैं नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, कि हम एंगल्स के हिसाब से अपने ट्राइंगल को किस तरीके से नेमिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि हमने पढ़ा, एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, यानी कि एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। So if each angle is less than 90 degree, then the triangle is called
एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब अगर हमारे ट्राइंगल के सारे एंगल यानी कि ये तीनों एंगल जैसे कि BAC, ABC या फिर एंगल BCA, ये तीनों एंगल्स अगर 90 से लेस देन है तो हमारा एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस एंगल BCA को हम एंगल ACB भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा एंगल वो वाला होगा, उस पॉइंट पर लाई करेगा जो मिड में एग्जिस्ट करता है। जैसे एंगल BAC, तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? जो A पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। या एंगल ABC, हम उस एंगल की बात कर रहे हैं जो एंगल मिड पॉइंट यानी B पर एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल, राइट। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, राइट एंगल होता है हमारा जो इक्वल होता है किसके? 90 डिग्री के। तो जैसे ये हमारा ट्राइंगल है AB और C, अगर इस ट्राइंगल ABC में कोई एक एंगल भी हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा तो हमारा ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जैसे हमारा एंगल ABC किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। हमारा एंगल ABC इक्वल है 90 डिग्री के। तो ये ट्राइंगल हमारा कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। So if any one angle is right angle, then the triangle is called a right angle triangle. और जो हमारा राइट एंगल है यानी कि एंगल B, उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है यानी कि AC, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। जो हमारे राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और बाकी की जो दो साइड्स हैं जैसे कि AB और BC, उनको हम बोलते हैं, AB और BC को हम बोलते हैं लेग्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एज द नेम सजेस्टेड, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। यस, यहां पर भी वही है। If any one angle is greater than 90, then the triangle is called obtuse angle triangle. जैसे इस ट्राइंगल में A, B, C में ये B वाला एंगल जो है वो कितना है? 120 डिग्री। तो अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ट्राइंगल आपका कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने फिर तीन टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट जिसके सारे तीनों एंगल्स लेस देन 90 होते हैं, राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल्स वो पॉलीगन होते हैं जिनमें 4 साइड्स होती हैं। एज द नेम सजेस्ट, क्वाड मीन्स 4। तो ऐसे पॉलीगन्स जिनमें 4 साइड्स होती हैं वो होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल्स। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स। अब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से क्वाड्रिलेटरल देखते हैं और हम उन्हीं क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा रेक्टेंगल। जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा ABCD, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट साइड्स दिख रही होंगी, AB, BC, CD एंड AD। तो अब रेक्टेंगल क्या होता है? अगर आपकी अपोजिट साइड्स जैसे कि AB अपोजिट है किसके? CD के, और AD अपोजिट है किसके? BD के, तो आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हो। जैसे AB है 6 तो CD भी 6 होगी,
और AD है 4, तो BD भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और सारी साइड्स के बीच में एंगल जो बन रहा है वो है क्या, 90 डिग्री, और आपकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all the four angles are equal to 90 and both the pair of opposite sides, दो पेयर हैं, एक AB और CD का और एक BC और AD का, if both the pair of opposite side are parallel and equal in length, that is called as rectangle. Next is square. अब जैसे rectangle में opposite side equal और parallel होती हैं और all four angles are 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्क्वायर की all four sides are equal and yes, the opposite sides are parallel to each other. So, the quadrilateral in which all sides are equal and opposite pair of sides are parallel, also all the angles are equal and which is 90 डिग्री। तो ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ABCD। अब पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स यानी कि AB अपोजिट है किसके, CD के, और AD अपोजिट है किसके, BC के, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, दैट मीन्स बोथ द पेयर, it is a quadrilateral where opposite sides are parallel and equal in length and opposite angles are equal in measure। मतलब ये एंगल D किसके इक्वल होगा, B के, और ये एंगल A एंगल C के। तो पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और अगर हम किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल बनाएं, जैसे एक डायगोनल है मेरा AC और एक है BD, जो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं जिसको मैंने बोला AD, तो जो आपके दोनों डायगोनल हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं, और ये दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है मिड पॉइंट। दैट मीन्स AE इक्वल होगा EC के और BE इक्वल होगा ED के। तो पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट लाइंस इक्वल और पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब मैं बात करूं रोम्बस के बारे में, तो रोम्बस हमारा ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी चारों साइड्स यानी कि AB, BC, CD और DA चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, और जो अपोजिट साइड्स हैं जैसे कि AB किसके अपोजिट है, CD के, और AD किसके अपोजिट है, BC के, तो जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, यानी कि AB पैरेलल होगी किसके, CD के, और AD पैरेलल होगी किसके, BC के। नेक्स्ट हमारा जो रोम्बस के दो एंगल्स हैं जैसे कि एंगल A और एंगल C, ये हैं एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटे, और दो एंगल यानी कि एंगल B और एंगल D ये हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़े। तो हमारे रोम्बस में
दो एक्यूट एंगल होते हैं और दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। अब बात करते हैं रोम्बस की डायगोनल्स के बारे में। अगर मैं रोम्बस के डायगोनल्स बनाऊं, यानी कि ये जो अपोजिट पॉइंट्स हैं इनके बीच में अगर मैं एक लाइन सेगमेंट क्रिएट करूं, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट बीडी की और एक ये लाइन सेगमेंट एसी की, तो जो ये हमारे डायगोनल्स हैं एसी और बीडी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। दैट मीन्स diagonals are perpendicular bisector। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं और जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट होता है, यानी कि BE इक्वल होगा ED के और AE इक्वल होगा EC के। राइट, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं रोम्बस की। रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे कि एंगल A और एंगल B, तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि अगर मैं A और B को प्लस करूंगी तो वो इक्वल किसके आएगा? 180 के। या B और C को प्लस करूंगी तो भी वो किसके इक्वल आएगा? 180 के। राइट, अब एक और प्रॉपर्टी हमारी रोम्बस की होती है जो कि होती है डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे मैंने A पॉइंट से ये डायगोनल बनाया, कहां पर? C पॉइंट पर, यानी कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, अगर मैं सपोज करूं कि मेरा A एंगल 60 डिग्री है और मैं इस A एंगल से एक डायगोनल ड्रॉ करूं, तो मेरे इस एंगल का इस साइड वाला पार्ट होगा 30 डिग्री और इस साइड वाला पार्ट होगा 30 डिग्री, यानी कि हमारे जो डायगोनल हैं वो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है दो पार्ट में, या एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है। जैसे अगर यहां बात करूं, ये एंगल है 120 डिग्री का, तो ये जो डायगोनल है BD, ये इस एंगल को, B एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट भी होगा 60 डिग्री और सेकंड पार्ट भी होगा 60 डिग्री। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या हुई कि उसके डायगोनल एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो चलिए, ये बात हुई हमारी रोम्बस की। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जैसे कि ABCD, trapezium is also a quadrilateral in which one pair of opposite side are parallel। जैसे AB और CD, ऐसे quadrilaterals जिसमें कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है एक दूसरे के, वो होती है हमारी ट्रेपीजियम। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगन्स। जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है जो 3 साइड्स का है और क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है जो 4 साइड्स का है। जैसे वी नो दैट पॉलीगन्स आर द शेप व्हिच हैज 3 और मोर देन 3 साइड्स। पॉलीगन ऐसी शेप्स जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। एज वी रिमेंबर अबाउट द ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स हैं एंड क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स हैं। अब ये तो है 3 और 4 साइड्स वाले पॉलीगन। अब अगर इनसे ज्यादा साइड्स हुई तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे हमारा पेंटागन, एज पेंटागन रिफर्स टू 5, तो ऐसे पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स हैं, जैसे AB, BC, CD, DE एंड EA, तो ऐसे पॉलीगन्स जिनकी 5 साइड्स होती हैं, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन्स। राइट, नेक्स्ट है हमारा
हेक्सागन। हेक्सा मीन्स 6। तो ऐसे पॉलीगन्स जिनमें 6 साइड्स होती हैं, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन। जैसे AB, BC, CD, DE, EF और FA. So hexagon is a polygon which has 6 sides. इसको हम hexagonal भी बोलते हैं, hexagonal shape भी बोलते हैं. So next is octagon, as octa refers to 8. So जैसे हमने हेक्सागन और पेंटागन देखा जिनमें रिस्पेक्टिवली 5 और 6 साइड्स होती हैं, वैसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्टागन के बारे में, तो ऑक्टागन में हमारी कितनी साइड्स होती हैं? 8। जैसे AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH और HA. तो ऐसे पॉलीगन्स जिनकी 8 साइड्स होती हैं, these are called as octagon. That is, polygon having 8 sides called as octagon. Right? अब आगे देखते हैं 3D शेप्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 2D शेप्स जिनमें 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और विड्थ। लेकिन ऐसी शेप्स जिनमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और विड्थ के अलावा हाइट, डेप्थ या थिकनेस, उनको हम बोलते हैं 3D शेप्स। और 3D शेप्स को हम सॉलिड्स भी बोलते हैं। 3D shapes which can be measured in 3 direction, or these shapes are also called as solid, and length, width, height or depth or thickness are the 3 measurement of 3-dimensional shapes. So ऐसी shapes जिनमें length और width के अलावा height, depth या thickness भी होती है, ऐसी shapes होती हैं हमारी 3D shapes. अब हम डेली लाइफ में 3D शेप्स बहुत सारी देखते हैं, जैसे डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, बॉल या फिर आइसक्रीम कोन या फिर कोई कैलेंडर। अब इन 3D शेप्स को मैथमेटिक्स में किस नाम से जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी 3D शेप्स के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। लेट्स ट्राई कि अगर मैं एक फर्स्ट 3D शेप लेती हूँ क्यूब, तो उसके फेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होंगे। जैसे कि आपको ये एक शेप दिखाई दे रही होगी जिसे मैं बोलती हूँ क्यूब। अब इस क्यूब का एक ये वाला फेस जो आपको सॉलिड कलर्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पूरा सॉलिड साइड, इसे हम बोलते हैं फेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी सेम क्यूब की ये जो एजेस हैं, ये जो लाइंस हैं जिनकी हम मेजरमेंट लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एजेस, जिनको जॉइन करके एक क्यूब बना है, तो ये है एजेस। और वो पॉइंट्स जहां पर 2 एजेस इंटरसेक्ट करती हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो ये 3 एट्रीब्यूट किसी भी 3D शेप के, उसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। फेसेस वो सॉलिड सरफेस जो एजेस से मिलके बनता है, एजेस जो आपस में, वो लाइंस जो आपस में कनेक्ट करके एक पूरी 3D शेप क्रिएट करती हैं, और वर्टिसेस वो पॉइंट्स जहां पर 2 एजेस मीट करती हैं। चलिए अब कुछ और शेप्स के बारे में देखते हैं। पिरामिड। पिरामिड आप सबने सुना होगा जरूर कि इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स हैं। तो वो पिरामिड्स हमारे 3D शेप्स हैं, जो कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसके ये क्या है, फेजेस, ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये है उसकी एजेस, और ये पॉइंट्स जहां पर एजेस मीट कर रही हैं ये है उसके वर्टिसेस। These are vertices, these lines are edges, और ये है उसके फेस, ये है फेस। तो पिरामिड कुछ इस तरीके की हमारी शेप होती है 3D में। नेक्स्ट शेप है हमारी सिलेंडर। सिलेंडर, जैसे कि आप सबने अपने घर में गैस सिलेंडर जो होता है, LPG सिलेंडर, वो
देखा ही होगा। सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये होता है सिलेंडर का फेस। ये होता है सिलेंडर का फेस, जो कि पूरा सर्कुलर होता है। इसका कोई कॉर्नर या कोई लाइन सेगमेंट नहीं होती है। और अगर मैं बात करूं सिलेंडर के एज की, ये जो आपको एक सर्कुलर प्लेट जैसी दिखाई दे रही है, ये होती है हमारे सिलेंडर की एज, जो कि सर्कुलर शेप में होती है। क्योंकि जो ऊपर से सिलेंडर को या तो ये कह लो कि कवर करती है, या सिलेंडर हॉलो है तो उसकी बाउंड्री क्रिएट करती है, वो होती है हमारी एज। और ये कंप्लीट होता है हमारा सिलेंडर का फेस। सेम एक ऐसी ही एज हमारे डाउनवर्ड भी होती है, जो इस तरीके से आपको बैक साइड में शो होती है। ये होती है हमारी एज ऑफ सिलेंडर। और ये जो सेंटर वाला पूरा एक सर्कुलर पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम फेस। राइट, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोन। आप सभी ने आइसक्रीम कोन जरूर देखा होगा। आइसक्रीम कोन का जो ये वाला पार्ट है, जो पूरा सर्कुलर होता है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं फेस। आपने कोन देखा होगा। कोन जब, जहां पर ये एक पॉइंट है, एक वर्टिसेस है, जहां पर कोन हमारा एकदम पॉइंटेड होता है, और उसके बाद ये कोन का पूरा एक सर्कुलर फेस होता है, जिसका कोई शार्प एंड या लाइन नहीं होती है, वो होता है हमारा फेस। और ये एक सर्कुलर प्लेट या फिर ये कहूं बाउंड्री, जो कोन के ऊपर बाउंड्री क्रिएट होती है, ये होती है हमारी एज ऑफ कोन। अब जैसे आप आइसक्रीम कोन को रिवर्स करके देखें, तो वो अंदर से हॉलो होती है। अगर उसमें कोई भी आइसक्रीम आपने नहीं फिल करी है, तो वो क्या होती है, हॉलो होती है। तो हॉलो केस में जब आप ऊपर बाउंड्री देखते हैं कोन के, वो होती है उसकी एज। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्फीयर। स्फीयर को हम कैसे समझ सकते हैं, बॉल के थ्रू। आप सबने बॉल जरूर देखी होगी। बॉल कैसी होती है, हमारी स्फीयर शेप। स्फीयर शेप की कोई एज नहीं होती है, उसका फेस होता है। जो हमें चारों साइड से एक जैसी बॉल दिखती है, वो होता है उसका फेस। अब स्फीयर हमारा सेम दो टाइप का है, एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर। आप सब ने प्लास्टिक वाली बॉल जरूर देखी होगी। जो वो प्लास्टिक वाली बॉल होती है, उस प्लास्टिक वाली बॉल के अंदर कुछ नहीं होता, मतलब वो उसके अंदर सिर्फ एयर होती है। तो ऐसे स्फीयर जिनके अंदर कुछ नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं क्या, हॉलो स्फीयर्स। और सॉलिड स्फीयर, आपने वो रबड़ वाली बॉल भी जरूर देखी होगी, जो क्रिकेट में हम यूज करते हैं, लेदर बॉल। वो बहुत हेवी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ सॉलिड फिल होता है। तो ऐसे स्फीयर जिनके अंदर सॉलिड फिल होता है, उनको हम बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। आज के चैप्टर में बस इतना ही। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो आप हमें टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।